वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। कल हम क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा क्वेश्चन डील किए थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे डील करेंगे। व्यापम के न्यू पैटर्न पे आधारित शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डील करेंगे। और इसके साथ ही व्यापम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, CGPSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण के सूत्र से संबंधित है। तो शिक्षण के सूत्रों मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग को उनके सही अर्थ में सुमेलित कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। शिक्षण के सूत्रों मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग को उनके सही अर्थ में से सुमेलित कीजिए। ए है ज्ञात से ज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। बी है मूर्त से अमूर्त की ओर, कंसीड टू एब्स्ट्रैक्ट। और सी है सरल से कठिन की ओर, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। सही जोड़ी इसको बनाना है हमको। और सूची 2 को देखते हैं। सूची 2 क्या है? पहले ठोस वस्तुओं को दिखाना, फिर उनके सिद्धांतों को समझाना। दूसरा क्या है? पहले बुनियादी और आसान बातें सिखाना, फिर जटिल विषय पर जाना। तीसरा क्या है? बच्चों के पूर्व ज्ञान प्रायर नॉलेज से खुद से जोड़कर नई बातें सिखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के पूर्व नॉलेज से जोड़ के नई बातें सिखाना। ऑप्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ठोस वस्तुओं को दिखाना, फिर उसके सिद्धांतों को समझाना। और उसके बाद ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सरल से कठिन की ओर का इसका आंसर हो जाएगा पहले बुनियादी और आसान बातें सिखाना, फिर जटिल विषय पर जाना। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कूट वाले प्रश्न हैं। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कूट वाले प्रश्न पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि व्यापम अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वो 1 लाइनर क्वेश्चन पहले जैसे अब नहीं आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं कथन कारण पर आधारित होते हैं और लंबे लंबे फॉर्मेट में होते हैं। तो अगर आप पहले से ही पूरा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिए रहेंगे तो एग्ज़ाम्स में आसानी होगी क्वेश्चन को डील करने में, और टाइम मैनेजमेंट भी सही से हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चाइल्ड की क्या विशेषता होती है? एक प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चाइल्ड की क्या विशेषता होती है? क्या है? पढ़ते हैं प्रश्न को पूरी। पहला है उनकी बुद्धि लब्धि IQ समानता 130 से 140 से हो सकती है। दूसरा क्या है? वे आसान और दोहराए जाने वाले कार्यों से जल्दी उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। उनमें उच्च स्तरीय आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग होता है। वे हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या होगा इसका सही आंसर? उनकी बुद्धि लब्धि IQ समानता 130 से 140 होती है। प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड चाइल्ड की यहाँ पे विशेषता की बात हो रही है। दूसरा क्या होता है? वे आसान और दोहराए जाने वाले कार्यों से जल्दी ही बोर हो जाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा क्या है? वे उनमें उच्च स्तरीय आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग होती है। वे हमेशा पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक मानसिक रूप से अपनी उम्र के आगे होते हैं, इसलिए रटने और आसान काम में उनका मन नहीं लगता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपनी मानसिक रूप से अपनी उम्र के आगे होते हैं, इसलिए उनको रटने में ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अधिगम पे आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम लर्निंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम लर्निंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? यहाँ पे करता है, नहीं करता है, सत्य असत्य, इसको ध्यान रखिए। चलिए पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं। बच्चे की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। दूसरा क्या है? विषय वस्तु की सार्थकता, मीनिंगफुलनेस ऑफ कंटेंट। तीसरा क्या है? अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा का भय, फियर एंड हैवी कंपटीशन। और फोर्थ क्या है? शिक्षक का सकारात्मक रवैया। शिक्षक का सकारात्मक रवैया। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित, कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा का भय सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है लर्निंग को। बाकी सभी बच्चे की तत्परता, विषय वस्तु की सार्थकता, शिक्षक का सकारात्मक रवैया, वो सभी प्रभावित करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन ऑप्शन सी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा का भय सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है लर्निंग में। चलिए इसका एक व्याख्या देख लेते हैं। भय और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बच्चों में तनाव, एंजाइटी पैदा करता है, जिससे उनसे सीखने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, चलिए
शिक्षक भर्ती, व्यापम, CGPSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के वीडियोस लेक्चर्स कोर्सेज तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। साथ ही हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश, हिंदी, GS, CGGS, करंट अफेयर के सभी क्लासेस यहाँ पे लेके आते रहेंगे MCQ फॉर्मेट पे डिटेल्ड वीडियो। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप तैयारी एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ 7067668778 पे कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके, कॉल करके किसी भी कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं और उस पर इनरोल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरणबद्ध प्रक्रिया स्मृति मेमोरी, उसको चरणबद्ध प्रक्रिया में जमाना है। तो स्मृति मेमोरी की प्रक्रिया के 3 मुख्य चरणों में सही कर्म क्या है उसको बताना है। जो मेमोरी है कि प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरणों में सही कर्म क्या है उसको बताना है। तो पहला क्या है, कूट संकेतक, इनकोडिंग, जानकारी को ग्रहण करना। दूसरा क्या है, पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल, याद आना, निकलना। तीसरा क्या है, भंडारण, स्टोरेज, सुरक्षित रखना। तो इसको कैसे जमाना है, इसको एक क्रम में जमाना है, सही क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। पहला क्या होगा, कूट संकेतक, जानकारी को ग्रहण करना, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा भंडारण, सुरक्षित रखना, और तीसरा क्या हो जाएगा, पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल, याद रखना, निकालना। व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर की तरह ही मानव दिमाग पहले डेटा इनपुट करता है, इनकोडिंग, फिर उसे सेव करता है, स्टोरेज, स्टोर करके रखता है, और ज़रूरत पड़ने पर आउटपुट देता है, रिट्राइवल। याद रखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो है अनुसंधान पे आधारित है, रिसर्च पे। स्कूल या कक्षा की किसी तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान खोजने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सा अनुसंधान किया जाता है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। स्कूल या कक्षा की किसी तात्कालीन समस्या का तुरंत समाधान खोजने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सा अनुसंधान किया जाता है। मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च की वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कौन सा रिसर्च किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च किया जाता है। स्कूल या कक्षा की किसी तात्कालिक समस्या का तुरंत समाधान खोजने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सा रिसर्च किया जाता है, एक्शन रिसर्च किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। याद रखिए। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जिसका चक्र प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। क्रियात्मक अनुसंधान जिसका चक्र प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट शिक्षकों द्वारा अपने ही स्कूल या कक्षा की दैनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन कारण पे आधारित है, जीन पियाजे के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए कथन क्या है, जब एक बच्चा उड़ते हुए पक्षी को देखकर पहली बार हवाई जहाज को भी पक्षी कहता है तो यह आत्म साक्षात्करण, सिमुलेशन का उदाहरण है। फिर से देखते हैं कथन क्या कह रहा है। जब एक बच्चा उड़ते हुए पक्षी को देखकर पहली बार हवाई जहाज को भी पक्षी कहता है तो यह आत्म साक्षात्करण, सिमुलेशन का उदाहरण है। और इसका कारण क्या हो सकता है, पूर्व ज्ञान, स्कीमा में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के सीधे फिट कर लेना एसिमुलेशन का उदाहरण का कहलाता है। ठीक है, चलिए तो क्या ये सही है, देखते हैं एक बार फिर से पढ़ के। जब एक बच्चा उड़ते हुए पक्षी को देखकर पहली बार हवाई जहाज को भी पक्षी कहता है तो यह आत्म साक्षात्करण, सिमुलेशन का उदाहरण है, क्योंकि पूर्व ज्ञान स्कीमा में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के सीधे फिट कर लेना आत्म साक्षात्करण कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। बच्चे के दिमाग में पक्षी का स्कीमा उड़ने वाली चीज़ पहले से था। ठीक है, बच्चे के दिमाग में स्कीमा उड़ने वाली चीज़, स्कीमा का अर्थ होता है उड़ने वाली चीज़, पहले से था। उसने हवाई जहाज को उसी पुराने स्कीमा में डाल दिया, आत्मसात्करण में डाल दिया, और जब वह अंतर समझेगा तो वह समायोजन, एकोमोडेशन करेगा। जब वह दोनों में अंतर समझेगा तब वह क्या कहलाएगा, वह समायोजन, एकोमोडेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं कथन कारण आधारित पे लेके आ रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम्स में आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए पहले से ही देख के जाइए, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के पहले ही हम इतने अच्छे से तैयारी करा दिए रहेंगे कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, तैयारी एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी, किसी भी सब्जेक्ट से गाइडेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी, MCQs रिलेटेड कुछ भी वीडियो PDF चाहिए होगा तो आप
व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए, मनोवैज्ञानिकों को उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। मनोवैज्ञानिक को उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सुमेलित कीजिए। तो वो पहला क्या है? इवान पावलो है। बी क्या है? BF स्निकर है। सी क्या है? एल्बर्ट बेंडूरा है। और डी क्या है? EL थॉर्नडाइक है। तो इसका सूची 2 से इसका मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग है। तो इसका क्या है? ऑपरेटेंट कंडीशनिंग है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। दूसरा क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। तीसरा क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। और फोर्थ क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो चलिए, सबसे पहले तो इसको हम लोग जोड़ी मिलाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा? इवान प्लाव क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन। मैं यहाँ पे ऐसे डाल देती हूँ ABCD। ठीक है, तो इवान प्लाव के किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्लासिकल कंडीशनिंग से। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। और BF स्निकर किससे संबंधित है? BF स्निकर संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है। ठीक है। सी, एल्बर्ट बेंडूरा किससे संबंधित है? एल्बर्ट बेंडूरा किससे संबंधित है? ये संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। और उसके बाद देखते हैं EL थॉर्नडाइक। EL थॉर्नडाइक किससे संबंधित है? ये संबंधित है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड से संबंधित है, ऑपरेशन। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से संबंधित है EL थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक बार इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। पावलो, कुत्ते पर प्रयोग किया था, शास्त्री। स्किनर, चूहे कबूतर पर क्रिया प्रसूत। बेंडूरा क्या है? बोबोडॉल अवलोकन। और थॉर्नडाइक क्या है? बिल्ली पर प्रयास और त्रुटि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत है। चलिए, लेव वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है। कौन कौन से हैं उसको बताना है। लेव वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से उसको देखना है। तो फर्स्ट क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड क्या है? पाण या ढांचा, स्कार्फोल्डिंग, वो है। थर्ड क्या है? अनुकूलन और स्कीमा, एडेप्शन एंड स्कीम। फोर्थ क्या है? अधिक ज्ञानी अन्य, MKO, मोर नॉलेजेबल एरर। तो सही कूट इसमें देखते हैं हम कौन सा है सही आंसर। सही मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2 4, ऑप्शन 3 है 2 3 4, और ऑप्शन डी है पहला और चौथा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, लेव वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों के प्रमुख संप्रत्यय कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ZDP, स्क्रॉफोल्डिंग और अधिक ज्ञानी MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। बाकी जो ये स्कीमा है, अनुकूलन और स्कीमा, एडेप्शन और स्कीमा, ये सही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा की बाधाएं। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा है उसकी बाधाएं कौन कौन सी है, उस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के मार्ग में एक बाधा है, एक बैरियर है? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के मार्ग में एक बाधा, एक बैरियर नहीं है? याद रखिए क्वेश्चन में नहीं है कि है, सत्य है, असत्य है, ये सबको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो ऑप्शन ए क्या है? शिक्षक का नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड। ऑप्शन बी क्या है? विद्यालय की इमारत में रैंप और लिफ्ट का ना होना। ऑप्शन सी क्या है? लचीली पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम। और ऑप्शन डी क्या है? माता पिता में जागरूकता की कमी। तो इसमें कौन सा कारक है जो समावेशी शिक्षा के मार्ग में एक बाधा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लचीली पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, समावेशी शिक्षा के मार्ग में एक बाधा नहीं है। याद रखिए ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा के मार्ग में एक बाधा नहीं है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। लचीली पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा का एक बहुत बड़ा समर्थक, फैसिलिटेटर है, बाधा नहीं। बाधाएं वे हैं जो बच्चों को स्कूल आने या सीखने से रोकती है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अभिप्रेरणा पर आधारित है। सही गलत प्रारूप में अभिप्रेरणा पर आधारित है। सबसे पहले तैयारी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, किसी भी क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम यहाँ पे
साइंस के क्वेश्चन, CGGS के क्वेश्चन, इंडिया GS के क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी के क्वेश्चन यहाँ पे डील करेंगे। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, वनडे एग्ज़ाम्स होंगे उससे रिलेटेड, CGPSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पे डील करते जाएंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो तैयारी एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ के जानकारी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल को एक बार और मैं नंबर दे देती हूँ कि किसी भी कंडीशन पे अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, MCQs, टॉपिक्स, PDF कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप 7067668778 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी, किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए होगा, कुछ भी कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियो, कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप यहाँ पे कॉल करके, मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण पे आधारित है ये क्वेश्चन भी। अभिप्रेरणा, मैं गणित इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसे हल करने में मज़ा आता है। एक बार फिर से देखते हैं कथन, मैं गणित इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसे हल करने में मज़ा आता है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। सेकंड देखते हैं, मैं गणित इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मुझे परीक्षा में साइकिल मिल सके। यह बाह्य अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो देखते हैं हम फिर से इसमें, मैं गणित इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इसे हल करने में मज़ा आता है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, कथन दूसरा क्या है, मैं गणित इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मुझे परीक्षा में साइकिल मिल सके, मैं टॉप कर सकूँ तो मुझे साइकिल मिल सके। यह क्या है, बाह्य मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो क्या है, कथन भी सही है, कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब कार्य स्वयं के आनंद के लिए किया जाता है तो वह आंतरिक होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। और जब वह किसी बाहरी इनाम के लिए किया जाता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा होता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, RD राइट टू एजुकेशन 2009 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु क्या है। फिर से देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु कौन सी है। ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 18 वर्ष, और ऑप्शन डी है 5 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा है 6 से 18 वर्ष। याद रखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। सामान्य बच्चों के लिए यह सीमा 6 से 18 वर्ष है, याद रखिए। दिव्यांग बच्चों के लिए यह सीमा 6 से 18 वर्ष है, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए यह सीमा 6 से 14 वर्ष है। लेकिन PWD एक्ट के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा कितनी कर दी गई है, 6 से 18 वर्ष कर दी गई है, याद रखिए। सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए कितने हैं, 6 से 18 वर्ष इसे कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न है। वैज्ञानिक समस्या समाधान, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैज्ञानिक समस्या समाधान, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन, और चौथा क्या है, आंकड़ों का संग्रहण और परीक्षण, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो इसे एक क्रम में जमाना है, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग को सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले इसका क्या आएगा, समस्या की पहचान करना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी किसी समस्या की पहचान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, तो वो आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण और परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस करेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष लास्ट में ही निकाला जाएगा, कंक्लूजन, ड्राइंग कंक्लूजन। तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो ये है हमारे ऑप्शन ए में 2143 इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी देखते हैं। सबसे पहले समस्या क्या है यह जानना है, उसके बाद फिर संभावित समाधान सोचना है, उसके बाद फिर प्रयोग करके डेटा जुटाना है, उसके बाद और अंत में परिणाम निकालना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2143 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कथन कारण के प्रारूप में है भी जेंडर पूर्वाग्रह। तो कथन क्या कहला रहा है, एक शिक्षक
कक्षा में हमेशा भारी डेस्क उठाने का काम लड़कों को और ब्लैक बोर्ड काम साफ करने का काम लड़कियों को देता है। फिर से एक बार देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा में हमेशा भारी डेस्क उठाने का काम लड़कों को और ब्लैक बोर्ड साफ करने का काम लड़कियों को देता है। और कारण क्या है? यह व्यवहार जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। चलिए पढ़ते हैं क्या है सही है। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। एक शिक्षक कक्षा में हमेशा भारी डेस्क उठाने का काम लड़कों को और ब्लैक बोर्ड साफ करने का काम लड़कियों को देता है, क्योंकि यह व्यवहार जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता है, जो कि बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही व्याख्या भी करता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले, काम को लिंग के आधार पर बांटना, लड़के ताकतवर और लड़कियां साफ सफाई वाली, स्पष्ट रूप से जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्स में व्यापम के बदलते पैटर्न को देखते हुए हम न्यू पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हुए हैं आप उनका ट्रेंड उठा के देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है कथन कारण पे आधारित ही पूछा जा रहा है। वन लाइन क्वेश्चन अब नहीं पूछा जा रहा है, बहुत कम, उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। जितने भी क्वेश्चन है अब कूट पे आधारित टाइम टेकिंग हो रहा है, लेंदी हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं कि वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्षा युक्तियाँ डिफेंस मैकेनिज्म पर आधारित है। सिगमंड फ्रायड की रक्षा युक्तियों को उनके उदाहरण से सुमिलित कीजिए। पहला क्या है? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। दूसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। और चौथा है प्रतिगमन, रिग्रेशन। तो इसका सूची 2 से इसका मिलान करना है। तो सूची 2 क्या है इसका देख लेते हैं एक बार अच्छे से। सूची 2 है, बॉस से डांट खाकर घर पर पत्नी बच्चों पर गुस्सा निकालना, खुद परीक्षा में फेल होने पर टीचर या पेन को दोष देना, एक बड़े व्यक्ति का छोटे बच्चों की तरह रोना या अंगूठा चूसना, परीक्षा में फेल होने पर कहना मुझे तो वह नौकरी करनी ही नहीं थी। चलिए एक बार देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी में कौन कौन सा आएगा एक बार हम उसको डील करते हैं। तो एक आंसर क्या है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या हो जाता है? खुद परीक्षा में फेल होने पर पेन या टीचर को दोष देना। 2, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? बॉस के डांट खाकर घर पर पत्नी बच्चों पर गुस्सा निकालना। इसका आंसर हो जाएगा युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा में फेल होने पर कहना मुझे तो वह नौकरी करनी ही नहीं थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रतिगमन, रिग्रेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक बड़े व्यक्ति का छोटे बच्चों की तरह रोना या अंगूठा चूसना। ऑप्शन सी 3, इसका ABCD 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रक्षेपण का मतलब होता है दोष मरना, जो दूसरों पर दोष मरते हैं कि उसकी वजह से हुआ, ब्लेम करना। विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कमज़ोर पर गुस्सा निकालना, कमज़ोर पर गुस्सा निकाला जाता है, ताकतवर पर गुस्सा नहीं निकाला जाता है। युक्तिकरण क्या होता है? बहाने बनाना। और प्रतिगमन क्या होता है? पीछे की अवस्था में लौटना, प्रतिगमन का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न होने वाला है प्रगतिशील शिक्षा पे। ये क्वेश्चन होगा प्रगतिशील शिक्षा पे। चलिए, जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन